जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कक्षा 10 हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा जो 100% यहीं से एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा सेवा सदन और किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से इसको नोट करिएगा दोस्तों, यही आने वाला है एग्जाम में। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो शुक्ल युग का नामकरण किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? शुक्ल युग का नामकरण किया था। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो वीर रस के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा भूषण। तो भूषण क्या है? वीर रस के क्या है? प्रसिद्ध कवि हैं। अगर बात करें रीतिकाल, तो रीतिकाल को हम लोग क्या और किस नाम से जानते हैं? तो श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। श्रृंगार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो रीतिकाल को। तो श्रृंगार काल किसने दिया है? तो किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। तो यहाँ लिख लीजिएगा नाम। तो रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो भूषण है। तो अगर श्रृंगार काल नाम किसका है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। तो किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केशव दास। तो याद रखिएगा दोस्तों, केशव दास। प्रश्न नंबर 5 है, कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक, तो बात करेंगे पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 6 है, गबन की विधा है। तो गबन किस विधा की रचना है? तो देखेंगे गबन की विधा है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है एकांकी, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपन्यास। तो गबन क्या है? किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कलम का सिपाही कृति है। तो कलम का सिपाही किसकी कृति है बताना है। तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारत की, दूसरा है आज्ञे की, तीसरा है जनेंद्र की, चौथा है अमृत राय की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलम का सिपाही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अमृत राय की। किसकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है। तो बात करेंगे ये किसकी जीवनी है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो अगर बात करें तो ये जीवनी है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ये भी याद रखेंगे पॉइंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 8, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो इसमें बताना है ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लहरों के राजहंस। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की नाटक है और स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अगर हम बात करें यहाँ लहरों के राजहंस,
ये किसकी रचना है? तो बात करेंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश किसकी रचना है? मोहन राकेश। क्या तो किस विधा की रचना है? तो ये भी क्या है? नाटक है। लहरों के राजहंस ये क्या है? नाटक है मोहन राकेश जी की। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो यहाँ अगर बात करें तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो पहला है आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रीतिकाल। तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के। प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मतीराम। तो इसको याद कर लीजिएगा, ललित ललमा, ठीक है, ललाम, ठीक है, ललाम, ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम जी की। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 है आंगन के पार द्वार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की, आगे जी की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आगे जी की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आगे जी की रचना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है करुरस का स्थायी भाव। तो रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। करुरस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। इनकी रचना और है भारत भारती। किसकी रचना है? यशोधरा, भारत भारती और रंग में भंग, ये मैथिली शरण की रचनाएं हैं। तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है चरण कमल बंदो हरिराई उपरयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो कौन सा चिन्ह लगा हुआ? योजक चिन्ह लगा हुआ। तो योजक चिन्ह किस अलंकार में होता है? तो रूपक अलंकार में होता है। किस अलंकार में होता है? रूपक अलंकार में। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और उपमा अलंकार में क्या होता है? सा, सी, सरिस, ये क्या होता है? वाचक शब्द होता है। उत्प्रेक्षा में मानहु, जनहु, मानो, ये शब्द आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक अलंकार में जब दो शब्द यानी एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर देखेंगे 15 पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ देखेंगे परि, पढ़ने पे क्या आ रहा है? आवरण। क्या हो जाएगा? आवरण। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आवरण। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ऑप्शन सी परि। तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो परि है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महानता, तो यहाँ लिख लेंगे महानता। महानता में महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देखेंगे महान। महान एक शब्द होता है जो बाद में लगता है, वही क्या होता है? शब्द के बाद में जो लगता है वही क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो यहाँ महान, महान एक शब्द है तो शब्द के बाद में क्या लगा हुआ? ता लगा हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ता। तो महानता में प्रत्यय क्या है? ता है। तो ता राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है सुख दुख में समास है। तो देखेंगे यहाँ सुख और दुख ये दोनों क्या है? एक दूसरे का विपरीत शब्द है, यानी विलोम शब्द है। जब भी विलोम शब्द आ जाए या सुख और दुख और लग जाए, क्या लग जाए? और लग जाए, तो यहाँ ध्यान देना है सुख और दुख। सुख और दुख यहाँ और लग जाए और एक दूसरे से विपरीत रहें। दोनों शब्द क्या हैं? विपरीत हैं एक दूसरे, दोनों क्या है? प्रधान। तो ये कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है।
प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पर्यायवाची वगैरह आता रहता है, तो दोस्तों इसको तैयार कर लेना है। तो अनल, अनल क्या है? अग्नि का पर्यायवाची। पावक क्या है? अग्नि का पर्यायवाची। ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नहीं है। तो अनिल नहीं है। ये किसका होता है? हवा का होता है। हवा, वायु और समीर। हवा, वायु और समीर। तो याद रखेंगे अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? हवा, वायु, समीर और बयार भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनिल नहीं है। बाकी अनल, पावक, ज्वाला याद रखिएगा ये अग्नि का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 19 है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है? अभि उदय, अभ्युदय। ठीक है, क्या लिखा हो? अभ्युदय। तो यहाँ क्या है? आधा भा है, तो इसको हम क्या करेंगे? भी बना देंगे। छोटी ई का मात्रा, यानी पूरा लिखकर भा, तो उसमें छोटी ई का मात्रा लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? अभी। अभी धन क्या हो जाएगा? ये छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ हो गया और ये दा और यह क्या हो जाएगा? या। तो अभिधन क्या हो जाएगा? उदय। अभिधन, उदय। तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? जब आधा रहता है, भा या ता जो भी आधा रहे। जैसे एक वर्ड और ले रहे हैं, प्रत्येक। प्रत्येक, तो यहाँ देखेंगे आधा ता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रा लिख देंगे, ये ती बन जाएगा, छोटी ती बन जाएगा। और यहाँ से एक का मात्रा और का हो जाएगा, एक। प्रति एक, यहाँ देखेंगे एक ही मात्रा है, तो यहाँ ए लिख देंगे और फिर ये का है तो का लिख देंगे, तो प्रति एक हो जाएगा। तो अभ्युदय, तो अभ्युदय ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभिधन क्या हो जाएगा? उदय। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन, उदय। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो अभी आप लोगों को बताए थे शा, सी, शरीस, सा, सी, सरिस, ये शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पीपर पास सरिस मंडोला, तो सरिस आ गया, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 21 है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुचर, तो अनुचर, तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले। यहाँ देखेंगे ये चर, चर एक क्या है? शब्द है, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है? अनु लगा हुआ है, अनु, अनुचर। तो चर एक शब्द है जिसका क्या है? सार्थक, यानी सार्थक है, सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ हो, चर। तो यहाँ क्या लगा हुआ? आगे अनु लगा हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनु। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। प्रश्न नंबर है 22, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप युगवाड़ी, तो इसमें क्या हो जाएगा? युगवाड़ी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाड़ी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, तार सप्तक के संपादक है। तो तार सप्तक के संपादक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आज्ञे जी। तार सप्तक के संपादक कौन है? आज्ञे जी। अगर हम बात करें तार सप्तक प्रकाशन में कब आया? 1943 में आया। इसमें ये पहला आया, क्या आया? पहला तार सप्तक। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा पहला तार सप्तक प्रकाशन में कब आया? 1943 में। 8 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। ये दूसरा तार सप्तक अगर पूछा जाएगा, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन में आया 1951। 8 इसमें ऐड कर दिए थे तो 8 इसमें भी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1959 हो जाएगा, 1959। तो ये क्या होगा? तीसरा तार सप्तक प्रकाशन में आया था 1959। तो एक केवल याद कर लीजिएगा 1943, इसमें 8 ऐड कर दीजिएगा तो 1951 में दूसरा, और फिर 8 ऐड करेंगे 1959 में तीसरा प्रकाशन में आया। तो तार सप्तक क्या है? इसमें 7 जो है कवियों के क्या है? काव्य संग्रह है, कविता है। 7 कवियों की 7 कविताओं का वर्णन है तार सप्तक में। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 24, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो ये क्या है?
संस्मरण है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो संस्मरण है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, वेद पुराण में समास है, तो वेद पुराण तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। और वेद और पुराण, और निकल रहा है, वेद और पुराण, वेद और पुराण और निकले और विपरीत रहे, और प्लस क्या रहा है, यहाँ देखेंगे एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं और लगा हुआ, तो यहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। तो वेद पुराण में क्या है, वेद और पुराण और आ जाए तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे उटपटे बिसरे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। उपर्युक्त पंक्ति में छंद है, तो दोस्तों यहाँ छंद हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक लघु होता है, क्या होता है, लघु, दूसरा होता है गुरु। तो छोटी मात्रा में क्या लगाते हैं, छोटी मात्रा में लघु का प्रयोग करते हैं, लघु ये इस तरीके से, इसका मतलब होता है एक। और गुरु, गुरु का मतलब बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा क्या होती है, गुरु होता है। तो गुरु में हम ऐसे लगाते हैं दो, इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब दो होता है, इसका मतलब एक मात्रा हो गया, इसका मतलब दो हो गया, तो ये याद रखेंगे। तो सुनी, सुनी देखेंगे ये क्या है, छोटा सु है, इसमें क्या होगा, एक लगेगा, क्या लगेगा, एक मात्रा यानी लघु लगेगा, क्या लगेगा, लघु। इसमें भी ये क्या छोटी नी है, तो ये भी एक लगेगा। यहाँ देखेंगे के है, तो इसमें क्या लगेगा, बड़ी मात्रा यानी गुरु लगेगा। इसमें इन दोनों में लघु लघु, छोटा है तो लघु लघु लगाएंगे, और ये क्या है, के तो ये बड़ा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। इसमें लघु लगाएंगे, ये छोटा है, वह क्या है, छोटा वह है, और छोटा टा है, तो इसमें लघु लघु का प्रयोग होगा। इसमें के में क्या होगा, गुरु का प्रयोग होगा, इसमें भी गुरु का प्रयोग, इसमें लघु का प्रयोग करेंगे, छोटा ना है तो लघु का प्रयोग। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी मात्राएं आ गई, 11 मात्राएं आ गई। अब इसको गिन लेते हैं, यहाँ क्या है, ये बड़ा यानी प्रे है, तो इसमें क्या लगेगा, गुरु लगेगा। ये छोटा माँ है, तो इसमें लघु, इसमें क्या लगाएंगे, छोटा ला है तो लघु, इन दोनों में गुरु लगेगा, क्योंकि ये क्या है, पेटे, तो ये बड़े हैं, तो बड़ी मात्रा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। यहाँ भी लघु लगाएंगे, छोटा छोटा मात्रा है, इन तीनों में लघु लगाएंगे, इसमें गुरु लगाएंगे। अब इसको गिन लेंगे, गुरु का मतलब दो, गुरु का मतलब दो, और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जिसमें 11 11 पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 11, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं आती हैं, तो वो कौन सा होता है, सोरठा होता है। कौन सा छंद होता है, सोरठा छंद होता है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ कौन सा छंद है, तो सोरठा छंद। प्रश्न नंबर 27, हास रस का स्थायी भाव है, तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हास। प्रश्न नंबर 28, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 मात्राएं। प्रश्न नंबर 29 है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंच, तो यहाँ देखेंगे क्या है, पंचवटी, तो यहाँ पंच से क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है, 5, तो 5 एक क्या है, संख्या है, तो संख्यावाची कौन होता है, द्विगु। द्विगु समास क्या होता है, संख्या, इसका पहला
पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो पंचवटी में कौन सा समास है, पंच से 5 निकल रहा है, 5 एक संख्या है। तो द्विगु समास क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। तो यहाँ देखेंगे महानता, तो इसमें आई नहीं है, तो ये नहीं होगा। लिखाई, खाई, तो इसको भी छोड़ दे के, तो यहाँ ता है। लघुता, तो आई है नहीं, इसमें बचपन में भी नहीं है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। लिखाई, पढ़ाई, सुनवाई, सुनाई, ठीक है। लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, लंबाई, इन सभी में क्या है, प्रत्यय आई है। इन सभी में क्या है, लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सभी में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है यहाँ आई। क्या है, आई है। इन सभी में प्रत्यय क्या है, आई है। प्रश्न नंबर 31 है, स्वागतम का संधि विच्छेद है। तो स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो यहाँ देखेंगे संधि विच्छेद, तो यहाँ से आ जाएगा सु प्लस आगतम। क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम हो जाएगा। स्वागतम को अगर तोड़ेंगे तो सु प्लस आगतम, स्वागतम, तो यहाँ सु प्लस आगतम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सु प्लस आगतम, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगतम। प्रश्न नंबर 32 है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ देखेंगे अन की बिंदी रखा हुआ है, यहाँ भी क्या है, अन की बिंदी है, तो इससे याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका किसकी रचना, पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। अब देखेंगे सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ निर्दय, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो निर्दय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ निर और धन क्या हो जाएगा, दय। तो ये निर्दय बना हुआ, निर्धन दय, तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, निर। तो निर्दय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निर है। नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय, तो यहाँ देखेंगे नील, नील और प्लस ये हो जाएगा गाय। तो नील एक क्या है, नील शब्द अगर बात करें तो नील शब्द एक विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो विशेषण किस में आता है, कर्म धारय समास में आता है। तो नील गाय का मतलब नील गाय, ठीक है, नील गाय, नीली है जो गाय, तो यहाँ नील गाय। तो विशेषण शब्द है नील, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। कर्मधारय में पहला क्या होता है, विशेषण, दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेषण प्लस विशेष से मिलकर बना होता है कर्मधारय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 36 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है, रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, तो याद रखिएगा। तो रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, खेद का तत्सम रूप है खेत। तो बात करें खा आ जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, छा में। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। खेत का तत्सम क्या होगा, क्षेत्र होगा। जैसे हमने लिख दिया खीर, खीर का क्या हो जाएगा यहाँ, तो ध्यान दीजिए खा किस में बदल जाएगा, छा में, तो क्षीर हो जाएगा। खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे होता है। जैसे वह हो गया, और जो है वे हो गया, और हम हो गया, मैं हो गया, ठीक है, ये सभी शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सर्वनाम है। तो क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो प्रश्न नंबर 40 है, भलाई में प्रत्यय है। तो अगर हम बात करें भला,
भला, और इसमें क्या लगा हुआ है, आई। ठीक है, तो भलाई। तो भलाई, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई है, तो क्या हो जाएगा, आई। तो भलाई, तो भलाई में प्रत्यय है आई। अब यहाँ प्रश्न नंबर 41 है, तार साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष है। तार साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में हुआ था। तार साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, 1943। प्रश्न नंबर 42 है, आम का तत्सम है। तो आम का तत्सम क्या होता है, आम्र होता है। क्या होता है, आम्र। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आम का तत्सम रूप क्या है, तो आम्र है। प्रश्न नंबर 43 है, निर्वेद स्थायी भाव है। तो निर्वेद किसका स्थायी भाव है, तो शांत रस का। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, यशपाल। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, यशपाल हैं। प्रश्न नंबर 45 है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भू है और धरा, धरा भी क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुधा भी क्या है, वसुधा। तो ये तीनों क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो ध्यान दीजिएगा, भू, धरा और वसुधा पृथ्वी का क्या है, पर्यायवाची है। प्रसून किसका पर्यायवाची है, ये फूल का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रसून तो फूल का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, प्रसून किसका पर्यायवाची, फूल का। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फूल। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो प्रसून नहीं है। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 47 है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 48 है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ नीरद क्या है, बादल का पर्यायवाची। जलद बादल का पर्यायवाची है। अम्बुत बादल का पर्यायवाची। इन सभी में क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ, तो ये क्या है, बादल का पर्यायवाची। अगर जल, जल की बात करें, जल में क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, जलद। तो ये हो जाएगा जल, जल के पर्यायवाची में दा लगाने से क्या बन जाता है, बादल का पर्यायवाची। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जलज। तो जलज ये किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कमल का। तो यहाँ बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलज। प्रश्न नंबर 49 है, प्रश्न नंबर 49, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल, उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बताना है कौन सा रस है। अगर इसको हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत हंसी आती है। तो इसमें कौन सा रस है, तो हास्य रस है। कौन सा रस है, हास्य रस। इसको नोट कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 50 है, जो सुमिरत सिद्ध हुई, गणनायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें हमें बताना है कौन सा छंद है। तो सबसे पहले हम यहाँ लघु, लघु जहाँ क्या होगी, छोटी मात्रा होगी वहाँ लघु का प्रयोग करेंगे। जहाँ बड़ी मात्रा होगी वहाँ हम गुरु यानी दीर्घ का प्रयोग करेंगे। गुरु का प्रयोग करेंगे, दीर्घ का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये बड़ी मात्रा है, तो जो क्या है, बड़ी है, तो हम गुरु का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ये क्या है, छोटी है, तो छोटी लघु का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी लघु लगाएंगे, यहाँ भी लघु, क्योंकि छोटी सी है, छोटी दी है, तो लघु लगाएंगे। यहाँ हो है तो हो के लिए गुरु लगेगा, और यहाँ लघु लगेगा। इसको गिनेंगे, गुरु क्या होता है, 2 होता है, लघु होता है 1 होता है। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी मात्रा आ रही हैं, 11। इसको गिनेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे,
लघु लगाएंगे, यहाँ भी लघु लगाएंगे, जहाँ भी छोटा मात्रा रहेगा वहाँ लघु लगाएंगे। यहाँ क्या है, बड़ा ना है तो यहाँ गुरु लगाएंगे, और यहाँ यह छोटा है तो यहाँ लघु 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 लघु, सभी में क्या लगा देंगे, लघु, सब छोटे हैं। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्राएं आ रही हैं, 13। तो पहले और जो है तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो तो कौन सा छंद होता है, सोरठा छंद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सोरठा छंद। तो सोरठा छंद सही हो जाएगा।